तो ये सरकार के ऊपर भी एक प्रश्न पदाधिकारी उनकी भी सुनवाई नहीं होती है। आजकल देखिए तमाम ऐसी चीजें आप लोग भी देखते हैं कि उन्हीं के संगठन के पदाधिकारी परेशान है, उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो जिसको हमने मुखिया चुना हुआ हकीकत है। यह है कि ये दौर अभी पिछले 10 सालों में आया है। इससे पहले बहुत कम अमूमन ऐसी चीजें निकल कर पिताजी ने जो मकान बनाया अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई से, उस मकान को ध्वस्त कर दिया जाए, ये कतई किसी हद तक सुनवाई नहीं उचित होती है। और जो दौर इस समय चल रहा है, खास करके हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो हम अभी तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करते हैं कि वहाँ माओवाद है, वहाँ नक्सलवाद है। तो जो परिस्थितियाँ यहाँ जनरेट हो रही है, तो ऐसा वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर भी माओवाद, नक्सलवाद जैसी चीजें निकल कर उन्होंने बताया कि वीडियो साहिबा हो चाहे साहब हो, वो सीधे 5% अगर हम सूचना आयोग की भी बात करें तो सूचना आयोग भी है कौन? आखिर हैं तो वो उन्हीं अधिकारियों से निकले हुए शीर्षस्थ लोग जिनको ये मालूम है। नमस्कार, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चाय पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा इस बात की होगी कि क्या जो सरकार कहती है क्या अधिकारी उसका पालन करती है, या अपनी मनमानी पर उतारू अधिकारी आने वाले चुनाव में फिर से उन्हीं सीटों पर ही गुड़ागड़ित लगा करके कम सीटों की अपेक्षा कर सकते हैं। दरअसल आज के बदलते समाज में, आज के बदलते उत्तर प्रदेश में जो दावे हो रहे हैं, उन सभी दावों की पोल क्या पुलिस द्वारा खोली जा रही है, या उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसमें जो अलग अलग तरीके के आरोप लगते हैं, क्या वो आरोप भी उन परिजनों के दावे पर खरे उतर रहे हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार अतुल श्रीवास्तव जी हैं और हमारे पत्रकार ताहिर रिजवी जी हैं, क्योंकि यही एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो हमारे समाज की नब्ज को बहुत ही बखूबी समझता परखता है, क्योंकि पब्लिक में जाना और फिर नई नई बातें उन्हीं से अनुभव के साथ साथ मिल जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए और अब आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, क्या वाकई जो अधिकारी हैं उन सब चीज़ों पे जो अधिकारी को निर्देश मिल रहे हैं उन निर्देशों का पालन हो रहा है। अतुल जी, स्वागत है आपका। आप बताइए कि जैसे आज के दौर में अगर देखा जाए तो आप लोग जाते हैं, कवरेज करते हैं, खबरें छापते हैं, खबरें प्रकाशित करते हैं, तो जो समाज है या जो माहौल है वो माहौल क्या दर्शा रहा है अभी? देखिए, माहौल की अगर बात की जाए तो एक सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने पहले की चुनाव तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग है, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये जो अधिकारी तंत्र है, जिसको मैं सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में बोलूँ तो ये राजतंत्र पर हावी हैं कि जो कुछ भी है, सेठा हो, सुतरी हो, सही है नहीं है, डजेंट मैटर। अधिकारी जो कह रहा है, जो करने पर आमादा है, वही सही है। तो ये सरकार के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। और ये जो अधिकारी तंत्र हैं, जो कि जनता के ही पैसों से आज अपना रौब गालिब करने के लिए आमादा रहते हैं, ये उनकी भी एक बहुत बड़ी कमी निकल करके आती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे गांव में जो विकास होते हैं और गांव के ही विकास से सारा कुछ तय होता है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन की भी बात कर ली जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें ये बात सामने है कि जनता नाराज थी। तो क्या जो योगी जी ने या जो महसूस किया था कि शायद उनकी गलतियां या उनके अधिकारी या उनके जो पदाधिकारी उनकी भी सुनवाई नहीं होती है। आजकल देखिए तमाम ऐसी चीजें आप लोग भी देखते हैं कि उन्हीं के संगठन के पदाधिकारी परेशान है, उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो जिसको हमने मुखिया चुना हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक उसकी दिमाग में जो चीज़ें बैठी हुई हैं वो एक राजशाही के हिसाब से बैठी हुई हैं। और जब राजा कोई होता है तो वो अपनी प्रजा या अपने सिपाहियों या अपने सामंतों की नहीं सुनना चाहता, वो जितना कहना चाहता है और सिर्फ अपनी बात रखना और कहना सुनना चाहता है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी का नतीजा है कि मौर्य जी की डगर अलग रास्ते पे जा रही है, पाठक जी के पद चिन्ह अलग कहीं जा रहे हैं और संगठन पूरा तितर बितर पड़ा हुआ है। ये और बात है कि जो केंद्रीय संगठन है उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं जिनको लेकर के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम प्रादेशिक स्तर पर बात करें तो संगठन पूरी तरीके से बिखराव की स्थिति में है। जाहिर है। और हम सीधे बात करते हैं ताहिर जी से। ताहिर जी, आपसे सवाल ये है कि क्या वाकई में जो ये कहा जा रहा है, कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि ये जो राजनीतिक पार्टियां बताते हैं कि मुस्लिमों से खतरा है, कभी हिंदू बताते हैं हमको मुस्लिमों से खतरा है,
तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि हमने अभी तक कितनी इतनी जिंदगी हम लोग बीत रही, बाराबंकी में देखा जाए तो अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आती है। ये क्या है, आखिर क्या माना जाए इसको? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कतई इन सब चीज़ों को फेवर नहीं करता हूं जहां पर जाति पात और धर्म के बीच राजनीति की जाए। ये जो आज के परिवेश में ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में भी बाधक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और हकीकत ये है कि ये दौर अभी पिछले 10 सालों में आया है। इससे पहले बहुत कम अमूमन ऐसी चीज़ें निकल कर आती थी, और इसका कतई भी कोई भी जगत में जो है ये नहीं कहा जा सकता कि ये सही है किसी तरीके से। हर प्रकार से हम इसको गलत ही मानते हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी संगठन हो, उसे सिर्फ देश के विकास की बात करनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि जाति धर्म विशेष संप्रदाय के नाम पर वोट मांगना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि जो अपराध अभी बढ़ा है या घटा है, या जो दावे होते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, और ये जो कहा जा रहा है कि क्या वास्तव में ये अपराध को खत्म किया जा सकता है? जैसे आप देख लीजिएगा कि अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि भाई बुलडोजर चला दो, आप गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो, तो इससे क्या अपराध रुकेगा? इससे क्या? देखिए, इसको भी कतई किसी हद तक सही नहीं माना जा सकता है। हमारे देश में एक न्याय व्यवस्था है, उसके अंतर्गत अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराधी को सज़ा दी जा सकती है। बुलडोज़र नीति का मैं खुलकर विरोध करता हूँ। ये कतई किसी भी तरीके से सही नहीं है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं अपराधी हूँ, एक न्याय व्यवस्था है, मुझे अरेस्ट किया जाए और मुझे सज़ा दी जाए। मेरे पिताजी ने जो मकान बनाया अपनी पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई से, उस मकान को ध्वस्त कर दिया जाए, ये कतई किसी हद तक उचित नहीं है। अतुल जी, आपके पास मैं फिर से आऊँगा। ये जो एनकाउंटर है, ये वाकई में क्या, जैसे पहले कहा जाता था कि एनकाउंटर होते थे, अगर फर्जी होते थे तो लोगों को या पुलिसकर्मियों को या अधिकारियों को उनको सजाएं भी हुई हैं, उनको आजीवन कारावास भी हुआ है, तो क्या जो एनकाउंटर की व्यवस्था है, ये जैसे आरोप लगते हैं फर्जी एनकाउंटर, तो जैसे परिजन लगाते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है, ये कहाँ तक, आप इसे क्या मानते हैं आप लोग? ये किसी उसकी बात नहीं, मतलब एक सामाजिक दृष्टिकोण से बताएं आप। देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो इनकाउंटर, चूंकि हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं और संविधान हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, और संविधान डायरेक्ट किसी को सजा देने के पक्ष की बात कभी नहीं करता। वो पहले दोनों पहलुओं को सुनना और समझना चाहता है, और शायद इसीलिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। और जो सीधे इनकाउंटर की बात होती है, या अभी आपने कुछ समय पहले बुलडोजर नीति की बात की, तो ये संवैधानिक व्यवस्था से बाहर है। पहली चीज़ तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ें सही हैं या गलत, तो अगर जो कृत्य हम कर रहे हैं, हमने हाथ में हथियार उठा लिए, हम अपराधी हो गए, और बगैर किसी तथ्यों के, बगैर किन्हीं सबूतों के अगर पुलिस वाला इनकाउंटर कर दे रहा हो, तो आप उसको मेडल दे रहे हो। इसका मतलब आप उस परिपाटी को बढ़ावा देना चाह रहे हो जो हिटलर ने अपने टाइम पर किया था कि ठीक है, आप जितने कत्ल करके आओगे, आप हमारे लिए उतने महान होगे। तो ये निहायत ही गलत तरीका है। बदलाव, जैसे आपने बताया हिटलर सही, क्या जो पहले जो अंग्रेजी शासक होते थे, क्या ये जो अत्याचार, एक कहेंगे अत्याचारी है? क्योंकि पुलिस का जो रवैया है, अगर पुलिस को कोई कुछ कह देता है तो वो अपनी कार्रवाई कर देती है, लेकिन पब्लिक, अगर पब्लिक के साथ वही चीज होता है तो उसकी सुनवाई आपसे ही पूछेंगे। तो क्या ये वास्तव में जो पुलिस कर रही है, क्या ये एनकाउंटर की बात करें, या अगर कोई भी आम व्यक्ति वो आम से अपराधी बनता है, तो इस अपराधी बनने के कारण क्या हो सकते हैं? ये उसकी तो पहली पाठशाला पुलिस ही है, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ही है। कारण क्या है कि पुलिस, अभी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि पुलिस के मैनुअल को चेंज होने की, और अंग्रेज आए, उनका जो मैनुअल रहा, उसी मैनुअल पर आज भी पुलिस काम कर रही है। तो ये एक सबसे बड़ी विडंबना है कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, हमारा अपना लोकतंत्र है, लेकिन पुलिसिया मैनुअल वही है, अंग्रेजों वाला ही है। तो सबसे पहले इस बदलाव की ज़रूरत है। और रही बात अपराधियों की, तो अपराधी कोई जन्मजात नहीं होता है, परिस्थितियाँ विशेष होती हैं जो उसको अपराध करने पर आमादा करती हैं, और उस अपराध की पहल होती है संबंधित चौकी या थानों से ही, जब उसकी सुनवाई नहीं होती है। और जो दौर इस समय चल रहा है, खास करके हम
उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हम अभी तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करते हैं कि वहाँ माओवाद है, वहाँ नक्सलवाद है। तो जो परिस्थितियाँ यहाँ जनरेट हो रही हैं, तो ऐसा वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर भी माओवाद, नक्सलवाद जैसी चीज़ें निकल कर के आ जाएँगी। जाहिर तौर पर कि अगर हम अंदरूनी तौर से परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को हम करने लगते हैं, और शायद यही वजह है कि कई नेताओं ने बात कही कि अगर ये समाज है, यहाँ लोग हैं, इंसान रहते हैं, तो अपराध तो होता है, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर उस अपराध के बदले हम कई बार अपराध करें, ये कानून हालांकि इसकी इजाज़त नहीं देता। चलिए हम ताहिर जी से फिर बात करते हैं। ताहिर जी, जैसे आपने बताया कि वास्तव में जो अपराध होते हैं उसको बढ़ावा देने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं पुलिस ही है। जी, मैं सहमत हूँ अतुल जी की बात से। जैसे अभी आप देख लीजिए कि जब कोई एनकाउंटर होता है तो उसका जो इतिहास निकल कर सामने आता है पुलिस के द्वारा कि इसके ऊपर इतने मुकदमे पंजीकृत थे, मसलन 1 दर्जन, 2 दर्जन, 20 जितने भी हैं। तो जब वो उसके ऊपर इतने मुकदमे पंजीकृत थे तो उसके ऊपर किसी प्रकार की पहले बंदिश क्यों नहीं लगाई है? क्यों एक बड़ी घटना का इंतज़ार किया जाता है और उस बड़ी घटना के बाद एक फर्जी फेक इनकाउंटर किया जाता है और उसको मार दिया जाता है? तो ये कहीं न कहीं हम समझते हैं कि पूरी तरीके से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसके अलावा और हम आपसे बात करेंगे और भी कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। आज के दौर में अगर विकास की बात करी जाए, चाहे बाराबंकी के बंकी ब्लॉक की बात कर ली जाए, आप लोग गाँव में रहते, गाँव जाते हैं, तो क्या जो विकास की बातें हो रही हैं, जो आम जनमानस या आम जो लोग हैं, जैसे अभी हमने एक मुद्दा चला आपके बाराबंकी में, रोजगार सेवकों का मुद्दा चल रहा है, उनको 7-7 महीने, 8-8 महीने उनको मतलब उनको सैलरी नहीं दी जाती है, तो क्या ऐसे में उनके परिजन या उनका पारिवारिक जो खर्चा है वो कैसे चलेगा? 8 महीने बाद अगर आप एक साथ दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो स्कीमें हैं या जो उनके द्वारा जितनी भी मेहनत करी जाती है तो वो कहाँ तक सही है? ऐसे में ये लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो उसको ना जूझे तो उसके लिए सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए? देखिए, एक चीज़ आपको बता दें कि बात अगर आपने रोज़गार सेवकों की है तो वाकई धरातल पे एक बढ़िया काम करते हैं रोज़गार सेवक, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा रोल होता है उनको, उनका जो ग्रामीण प्रवेश होता है या गांव के विकास को लेकर। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनको 4-4, 6-6 महीने गवर्नमेंट सैलरी नहीं देती, और जब उनको सैलरी नहीं मिलती है तभी करप्शन को बढ़ावा मिलता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। भाई, इंसान की बेसिक ज़रूरत है पैसा। आप काम लेने के बाद अगर उनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो सरकारी धन का चाहे बंदर बाट करें या किसी भी तरीके से करें, तो जाहिर सी बात अपना खर्च चलाने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार पैसा न देके करप्शन को बढ़ावा दे रही है। यानी आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर रह रहे हैं तो उनका मानसिक जो संतुलन है, यानी उनकी जो मानसिक पीड़ा वो बढ़ रही है। अतुल जी, बात सही है ना कि अगर वाकई में अगर हमको हमारी मेहनताना हमें नहीं मिलता तो समस्या खड़ी है, हमारे भी परिवार में बच्चे हैं। चलिए, अब हम आपको सीधे उन मुद्दों पर ले चलते जो हमने शुरुआत में कही थी। क्या वास्तव में जो विकास की राह है या जो विकास की चीजें हैं वो गांव में दिख रही हैं क्या? अभी तमाम चीजें आती हैं कि कहीं देखा जाए तो जिले में तमाम ऐसे लेखपाल हुए, तमाम ऐसे अधिकारी हुए, हर जगह देखा जाए तो बिना पैसे के काम नहीं कर रहे हैं। कहीं वीडियो की बात कर ली जाए, मनरेगा का कोई मामला आता है तो अगर 4-5 लाख का काम 1 लाख का, तो सीधे मतलब ये अप्रोक्ष रूप से चीजें मतलब आती है। हालांकि कोई ऑन कैमरा नहीं बोलता है। कई प्रधानों ने बताया कि वीडियो साहिबा हो चाहे साहब हो, वो सीधे 5% उनको नगद चाहिए होता है, तभी आगे जो है काम मतलब बढ़ता है। ये क्या है? ये देखिए, क्या ये योगी जी इसे नहीं जान पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल जान रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर लोगों की ज़रूरतें ना पूरी हो रही हों, वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के चक्कर में इन अधिकारियों और इन कर्मचारियों के फंदे में फंसता है। तो आपको क्या लगता है कि ये निष्पक्ष होकर के काम करते हैं? सबसे पहली चीज़ यही है कि इनके ऊपर जो कंट्रोलिंग पावर है, वो भी कुल मिलाकर के अगर मैं स्पष्ट रूप से बोलूँ कि भ्रष्टाचार के बलबूते पर आकर के बैठी हुई है और टिकी हुई है, तो हम उनसे क्या उम्मीद करें कि अगर हम इनसे अपनी बात मनवा पाएंगे या हम इनसे न्यायोचित कार्रवाई करवा पाएंगे। जैसा कि अभी तक कुछ साल पहले तक ये था कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो चलो, एक जन सूचना अधिकार अधिनियम हमको मिला हुआ था, हमारे मौलिक अधिकारों में उसको शुमार कर दिया गया था। जन सूचना अधिकार को भी इन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, खास करके अगर ग्राम विकास विभाग की बात करें तो एकदम काट का उल्लू बना करके रखा हुआ है। ठीक है, जन सूचना भेज रहा है, 35-40 रुपए खर्चा कर रहा है, करने दो, आज नहीं कल नहीं परसों थाए आकर के बैठ जाएगा। क्योंकि अगर हम सूचना आयोग की भी बात करें तो सूचना आयोग भी
है कौन? आखिर हैं तो वो उन्हीं अधिकारियों से निकले हुए शीर्षस्थ लोग, जिनको ये मालूम है कि भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ आकर के खत्म होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उनके पास सिवाय तारीखों के और कुछ नहीं होता है। ये आज की कड़वी सच्चाई है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात रही और तमाम हमने चर्चा की, और ये सही बात है कि जन सूचना अधिकार, ये जो भी नियम कानून ये सब बने, ये बने तो हैं। अगर आप उदाहरण के तौर पे माना, जैसे अभी हमने बात की कि अगर आप कोई भी पक्का कार्य कराना चाह रहे हैं, प्रधान हैं, तो बिना पैसे दिए आपको काम नहीं होना। आपके जो बड़े बड़े ऊपर लेवल के अधिकारी बिना पैसे लिए उसको पास आउट नहीं करेंगे। जन सूचना अधिकार की बात करी जाए तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी ने 10 से 15 लाख का घोटाला किया और अगर जन सूचना आपने मांगी तो 25 से 30 हजार जुर्माना देने को तैयार है, बतौर वो उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के, है ना, वो दे सकता है, क्योंकि उसे डर दे ही देते हैं, तभी तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाती हैं भाई। 15 लाख रुपए हमने अगर हजम किए हैं और 5 लाख रुपए अगर डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया, 10 लाख तो मेरा तब भी सेफ है ना। यही अगर 25,000 की जगह पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 दिन की जेल अगर हो जाए और उसके सर्विस बुक में एंट्री करके और एक बाउंड ये कर दिया जाए कि आप अपराध में संलिप्त पाए गए थे, इसलिए अब आप दोबारा भविष्य में ऐसे कोई चुनाव, ऐसी किसी कार्यप्रणाली में प्रतिभाग नहीं ले सकते हैं, अभी अपने आप चीजें नियंत्रित होनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही है, और इसी सारी बातों को लेकर के इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। और इस आधे घंटे की चर्चा हमने चाय पर शुरू की थी और चाय पर ही हमने खत्म कर दी। और आप अगर हमारे चैनल को देखना चाहते हैं, इस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं वैशाली एक्सप्रेस न्यूज़ को, और फिर आप हर दिन की हर समय की आप अपडेट पा सकते हैं। नमस्कार, मैं ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज़, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।